नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल तो चल रही है, लेकिन ऊंट किसी करवट बैठ नहीं रहा है। अभी ये उथल पुथल इस समय चल रही है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और उससे भी आगे कहें तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में, शरद पवार की पार्टी में। अब शरद पवार की पार्टी में कुछ चले तो ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये शरद पवार की मर्ज़ी से हो रहा है या उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा है। ये जो बगावत की बातें आ रही हैं, अजीत पवार बगावत करने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अजीत पवार बिल्कुल उतावले हैं, बेचैन हैं भाजपा में आने के लिए। लेकिन उस रास्ते की मुश्किलें बहुत सारी हैं, कोई एक नहीं है। पहली मुश्किल है अजीत पवार के लिए अपने घर के अंदर, पार्टी के अंदर। शरद पवार क्या करेंगे उनको पता नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन शरद पवार को ये अंदाज़ा है, ये पता भी है कि अजीत पवार बीजेपी में जाना चाहते हैं। ये बात वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात में कह चुके हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अजीत पवार ने इन खबरों का खंडन करने के लिए, उसमें ये कह दिया उन्होंने कि उद्धव ठाकरे के साथ ही वो नागपुर से लौट कर आए हैं और उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो आप इससे समझिए कि एमवीए में चल क्या रहा है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, अजीत पवार ज़मीनी नेता हैं, भ्रष्टाचार के चाहे जितने आरोप हों, लेकिन अच्छे संगठन करता है, अच्छे प्रशासक हैं और उतने ही अच्छे भ्रष्टाचार में हैं। तो इसमें इन तीनों उनकी योग्यताओं में कोई कमी नहीं है। तो इसलिए उनको ज़मीन की हलचल, ज़मीन की हवा, ज़मीन का रुख जो है वो क्या है वो पता होता है। वो उनकी पार्टी हारे जीते, सत्ता में आए सत्ता में ना आए, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा रहता है कि हवा किस तरफ बह रही है, राजनीतिक हवा। तो इसलिए अगर एमवीए के, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के ज़रा भी सत्ता में आने की उनको संभावना नज़र आती तो बीजेपी में आने की कतई कोशिश न करते। तो इससे एक बात आप समझ लीजिए कि ऊपर से कुछ भी दिखा रही हो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस, लेकिन अंदर से मामला सब खोखला है। उनको अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। शरद पवार की पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे का गुट हो, या कांग्रेस के बारे में कुछ कहना ही बड़ा मुश्किल है। वहाँ कौन नेता है कौन नहीं है, कितना जनाधार बचा है ये भी बताना मुश्किल है। मुंबई तक में तो हालत ये है कांग्रेस की कि अगर एमवीए के साथ चुनाव नहीं लड़े, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं लड़े, तो शायद इकाई में पहुँच जाएँ, बीएमसी में। तो इसलिए जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है, या बल्कि कहना चाहिए कि सब कुछ गड़बड़ है। इसके बावजूद सवाल ये है अजीत पवार का, वो आना क्यों चाहते हैं और बीजेपी किस परिस्थिति में उनको लेना चाहती है। बीजेपी उनको लेना चाहती है ये भी सही है, वो आना चाहते हैं ये भी सही है। दो बातें इसमें सही हैं। ये कब तक होगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इन दो सही बातों के बीच में और बहुत सारे पेज हैं। पहला, अजीत पवार अपने विधायकों के साथ आना चाहते हैं। अब उनके साथ समस्या यही है कि उनके विधायक उनके समर्थन में जो है, जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि 13 से लेकर 34 तक हैं। अगर 36 विधायक उनके साथ नहीं आते हैं तो उन सब की जो भी आएंगे सबकी सदस्यता चली जाएगी। अगर वो विधानसभा से इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़कर जो है आना चाहते हैं तो अलग बात है, अन्यथा उनको 36 जुटाना पड़ेगा। अब 36 जुटाने में मान लीजिए एक संभावना के तौर पर मान लीजिए जुटाते भी हैं और शरद पवार की मर्ज़ी के बिना आते हैं, तो शरद पवार के लिए उनमें से दो को तोड़ लेना कोई मुश्किल नहीं है, सबकी सदस्यता चली जाएगी। तो अजीत पवार को डर ये है अपने काका से कि काका क्या करेंगे। काका हमेशा दोनों तरफ से खेलते हैं, कभी वो एक तरफ से खेलते ही नहीं, और तीसरी तरफ कहाँ जाएंगे ये किसी को पता नहीं होता। तो अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि काका ही भेज रहे हैं अजीत पवार को, या अजीत पवार अपनी मर्ज़ी से उनकी मर्ज़ी के खिलाफ आ रहे हैं। तो शरद पवार को मालूम है, लेकिन अजीत पवार को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। अजीत पवार जाना चाहते हैं, ये बात वो उद्धव ठाकरे को बता चुके हैं, तो इसका मतलब उनको लगभग यकीन है कि अजीत पवार जा रहे हैं। लेकिन उनको रोकने की कोशिश नहीं हो रही है, उनके विधायकों को रोकने की कोशिश हो रही है कि नहीं ये पता नहीं है। शरद पवार अगर कर रहे होंगे तो बड़ा चुपचाप ऑपरेशन चल रहा होगा। तो एक समस्या तो अजीत पवार के सामने ये है काका की, कि काका क्या करेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा। पिछली बार जिस तरह से इस्तेमाल किया था उन्होंने,
फिर कर लेंगे क्या? कोई और मकसद है उनका इस सब के पीछे? कोई और चाल चल रहे हैं क्या वो? ये किसी को पता नहीं है। दूसरा, अजीत पवार के सामने समस्या ये है कि जैसे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, पार्टी तोड़ने के लिए नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहते थे शरद पवार अजीत पवार को, वो जयंत पाटिल को बनाना चाहते थे, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जयंत पाटिल शरद पवार के यस मैन हैं। शरद पवार जो कुछ कहेंगे उनके प्रति उनकी वफादारी पर कोई संदेह नहीं है। वो अजीत पवार की तरह नहीं है किसी भी तरफ जो चला जाए। तो जयंत पाटिल अगर प्रतिपक्ष के नेता होंगे, चाहे अध्यक्ष होंगे, जिस पद पर भी होंगे, उसे सुप्रिया सुले के लिए जब भी खाली करने को शरद पवार कहेंगे वो तुरंत तैयार हो जाएंगे बिना कोई सवाल किए। ये विश्वास शरद पवार को अजीत पवार के साथ नहीं है। अजीत पवार की ये भी एक बड़ी समस्या है। उनको लग रहा है कि एनसीपी में उनका भविष्य बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। उनको अल्टीमेटली आज नहीं तो कल एनसीपी को तोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप एनसीपी में रहते हैं और अपना वर्चस्व बनाए रखना है, अपनी राजनीति बनाए रखनी है, तो उनको एनसीपी को तोड़ना पड़ेगा। तो आज तोड़ें, कल तोड़ें या परसों तोड़ें, ये उनके सामने जो है यक्ष प्रश्न की तरह है कि ये कदम कब उठाएं। लेकिन अभी उनकी मुश्किल है, एक जो जांच एजेंसियों की परेशानी है उसकी वजह से, और उसके अलावा उनको दिखाई दे रहा है कि आगे सत्ता जो है वो बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है उसके पास रहने वाली है। तो अजीत पवार बहुत लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहते। कोई विधायक नहीं चाहता, कोई नेता नहीं चाहता, सबको अवसर नहीं मिलता। अजीत पवार के सामने अवसर है, वो बीजेपी में जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी उनको क्यों लेना चाहती है? तो बीजेपी उनको लेना चाहती है दो कारणों से। एक, पश्चिमी महाराष्ट्र में एक मराठा नेता मिलेगा। हालांकि बीजेपी उनके बेटे को पार्थ पवार जो हैं उनको लोकसभा चुनाव में हरा चुकी है, इसलिए बीजेपी वहाँ बहुत कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक फेस जो है जो पहचाना हो, जिसका जनाधार हो, जिसको लोग जानते हों, वो उस तरह का फेस बीजेपी के पास अभी उस तरह का नेता नहीं है। तो एक तो वो मिलेगा, लेकिन इस कारण से बीजेपी अजीत पवार को नहीं लेगी। दूसरा कारण है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को कमज़ोर करना, और उससे ज़्यादा शरद पवार को कमज़ोर करना। शरद पवार ही आर्किटेक्ट थे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के। शरद पवार ने अगर चाल न चली होती तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री न बनते, फिर बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी होती और चल रही होती, जो अब चल रही है दूसरे रूप में। तो अजीत पवार को लेकर बीजेपी के मन में कोई शंका नहीं है कि अजीत पवार के आने से बीजेपी को दोहरा फायदा है। एक, एमवीए को कमज़ोर करना, दूसरा पश्चिमी महाराष्ट्र में अपना जनाधार बढ़ाना, अब अपनी पार्टी को और मजबूत करना, जिससे लोकसभा चुनाव में कम से कम अभी जो पहला लक्ष्य है 2024 में लोकसभा चुनाव में पिछली परफॉर्मेंस को दोहराया जा सके। 41 या 42 सीटें मिली थी बीजेपी शिवसेना को, वो उससे कम ना होने पाए, ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। उससे ज़्यादा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एमवीए की जो भी ताकत है वो और कमज़ोर नज़र आती है। विधानसभा की लड़ाई में अलग दृश्य होगा, लोकसभा में अलग होगा। तो इसलिए बीजेपी को एडवांटेज है लोकसभा में कम से कम अभी तक। दूसरी बात, अजीत पवार को लेकर ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी और अजीत पवार के बीच का मामला है, शिवसेना का भी मामला है। एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, और खुद एकनाथ शिंदे, उनकी उद्धव ठाकरे से और उस सरकार से, एमवीए सरकार से सबसे बड़ी नाराज़गी का कारण अजीत पवार थे, और अजीत पवार को नहीं रोकने के कारण उद्धव ठाकरे से नाराज़गी थी। उद्धव ठाकरे से दो तरह की नाराज़गी थी। एक, उन्होंने जो है अपनी हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी। दूसरा, अजीत पवार क्या कर रहे थे, वो चूँकि उनके पास इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो जिन इलाकों से शिवसेना के विधायक जीते थे वहाँ से एनसीपी के हारे हुए नेताओं को वो प्राथमिकता दे रहे थे। उन इलाकों में एनसीपी के हारे हुए नेताओं के कहने से काम हो रहे थे और शिवसेना के विधायकों के कहने से कोई काम नहीं हो रहा था। तो बहुत बड़ी नाराज़गी थी और ये नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। विधायकों को लग रहा था कि अगर ये स्थिति बनी रही तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
फिर हम क्या मुंह लेकर लोगों के सामने जाएंगे अगर उनका कोई काम नहीं करवा सकते हैं, अगर अपने क्षेत्र में विकास का काम नहीं करवा सकते हैं, अपने क्षेत्र में जो परियोजनाएं हैं जो ज़रूरी हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए उनको लागू नहीं करवा सकते हैं, उनके लिए धन नहीं जुटा सकते हैं। तो इसलिए उनकी नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही थी और बेचैनी भी कि हमारी पूरी राजनीति ख़त्म हो रही है। और उसके लिए अजीत पवार जिम्मेदार हैं और अजीत पवार को न रोकने के लिए, अंकुश न लगाने के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनकर संतुष्ट हो गए थे, उनको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह गया था, तो इसलिए नाराज़गी हुई। इसीलिए एकनाथ शिंदे की बगावत कामयाब हुई। देखिए, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वो विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि है, उसके सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होती है वो अपने चुनाव क्षेत्र की होती है कि चुनाव जीत कर आएंगे तब मंत्री बनेंगे, तभी उसकी संभावना होगी, तभी राजनीति चलेगी। तो इसलिए अपने चुनाव क्षेत्र से समझौता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, और वो भी लंबे समय तक अगर होता हुआ दिख रहा हो तो बिल्कुल नहीं। लोगों को लग रहा था, शिवसेना के विधायकों को, कि ये 5 साल सरकार चलेगी, ये 5 साल तक ऐसा ही होता रहेगा, हम चुनाव में जब जाएंगे तो लोग हमको दौड़ाकर मारेंगे। तो ये बात जो है उनके मन में घर करती जा रही थी। इसलिए एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की तो उनको साथियों की कमी नहीं पड़ी। तो अब शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अजीत पवार अपने उन्हीं साथियों को लेकर आ जाएं जो उनको पहले परेशान कर रहे थे। बीजेपी किसी भी हालत में अजीत पवार को पार्टी में शामिल कराने के लिए एकनाथ शिंदे और उनके साथियों को नाराज़ नहीं करना चाहेगी। सरकार उन्हीं की समर्थन से टिकी हुई है। तो इसलिए जो है अजीत पवार को साथियों को, ऐसे साथियों को छोड़ कर आना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि ऐसे साथियों को छोड़ कर आएंगे तो उनकी ताकत क्या बचेगी? फिर वो बीजेपी के कहने पर उनको चलना पड़ेगा। फिर उनकी जो बार्गेनिंग पावर होगी बीजेपी में आने के बाद भी, वो बहुत कम हो जाएगी। ये इतने उलझे हुए इतने सारे सवाल हैं जिनका जब तक कोई जो है वो जवाब नहीं मिलता, कोई उचित उत्तर नहीं मिलता, तब तक अजीत पवार के लिए भी और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है, शरद पवार क्या कर रहे हैं? शरद पवार दोहरा या बल्कि कहें तेहरा खेल खेल रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि एमबीए की हालत क्या है। उनको समझ में आ रहा है कि एमबीए का ये प्रयोग जो है बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद बचा रहेगा, इसका उनको विश्वास नहीं है। तो इसलिए वो एक दरवाज़ा, एक खिड़की खोल कर रखना चाहते हैं। इसीलिए वो अजीत पवार की बगावत पर, आप देखिए आमतौर पर होता है कि अगर ऐसा होने वाला हो, इसकी संभावना भी हो, तो जो पार्टी का मुखिया होता है तुरंत जो है कुछ लोगों को निकालना, निष्कासित करना, उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करना, ये सब शुरू कर देता है। वो जाकर अपने साथी पार्टी से ये नहीं कहता कि हमारी पार्टी से कुछ लोग जाना चाहते हैं, बड़े दबाव में हैं, तो वो जाएंगे, मतलब हमारी इजाज़त है। अब शरद पवार अपने विधायकों को लेकर इतना मजबूर तो नहीं है कि उनके विधायक जा रहे हों और उनको रोकने की कोशिश भी ना करें। तो इसलिए जो है मामला बहुत उलझा हुआ है। शरद पवार का खेल अभी तक समझ में नहीं आ रहा, अजीत पवार का खेल तो समझ में आ रहा है। उनके सामने एक ही प्रश्न है कि बीजेपी उनकी कुछ शर्तें मानकर उनको लेने को तैयार हो जाए। बीजेपी कोई शर्त मानना नहीं चाहती। बीजेपी चाहती है कि वो बिना शर्त अगर आना चाहते हैं खुद तो आ जाएं, 2-4 विधायक आ जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन वही है कि उनको फिर इस्तीफा देकर आना पड़ेगा, फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या इसके लिए उनके साथी तैयार होंगे? क्या इसके लिए उनके साथी विधायक तैयार होंगे? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब जिनका उत्तर जब तक अजीत पवार नहीं खोजते और बीजेपी को उसका उत्तर नहीं देते, तब तक बात बनने वाली नहीं है। लेकिन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों चाहते हैं, अजीत पवार भाजपा में जाना चाहते हैं, भाजपा अजीत पवार को लेना चाहती है, ये भी सही है। तो देखिए अब ऊंट किस करवट बैठता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।